Parliament has not included the demand of. ये ऑन है, वीडियो ऑन है क्या? ठीक है ना, लॉक कर देना वीडियो को, एक बार टच करें। फ्रैंक फर्ट पार्लियामेंट हैज नॉट इंक्लूडेड। अभी वहां की जो पार्लियामेंट है वो बहुत अच्छी बिल्डिंग है, जब वो सब कुछ बन गया था अब वो रीच स्टैग पार्लियामेंट, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, और 1990 में तो नई बिल्डिंग भी बन गई। इंक्लूडेड डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स, वर्कर्स एंड आर्टिजन्स, इन सब की डिमांड नहीं उन्होंने की थी, एंड आर्टिजन्स, ठीक है। सो दिस मूवमेंट बिकेम वीक, उतना ज्यादा फुल स्विंग में नहीं आ पाया। However, they approached the ruler of Prussia, the king of Prussia, जो कि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, आप बुक से भी रिफर कर लो कि क्या फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास वो गए थे, उस समय के राजा के पास, ठीक है। सो दे अप्रोच्ड द, ठीक है। नाउ however these elected members approached the Prussian king फ्रेडरिक विलियम फोर्ड, ऐसा लिखा है तुम्हारी बुक में कि उसके पास पहुंचे थे प्रूशियन किंग, ठीक है, विलियम, ऐसा कुछ कहाँ है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, वहीं पे लिखा होगा अगर कहीं कुछ होगा। हाँ तो वही लिखना है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा लग रहा है कहाँ लिखा है ये सब। कहाँ पे दिखा? नेशन बिल्डिंग 831 कहाँ है? किस पेज पे है? 17 पे। अच्छा अच्छा ठीक है। नाउ Friedrich, Prussian king, Friedrich Rich William Ford, Friedrich और विलियम फोर्ड के पास है विल्हेम, ठीक है, विल्हेम फोर के पास गए और उन्होंने क्या डिमांड किया, ठीक है, किंग ऑफ प्रूशिया टू एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, टू एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वो राजा था बट ही रिजेक्टेड द प्रपोजल, but he rejected the proposal। अब जरा देखो कि now however the revolt was rising day by day, धीरे धीरे क्या होने लगा, however
the revolt was rising day by day. Women had formed their own association, उनके अपने ही संगठन बन गए थे. अपोजिशन नाउ बिकेम स्ट्रॉन्गर. जो एरिस्टोक्रेसी का जो था वो नेशनलिस्ट एंड लिबरल्स बिकेम मच स्ट्रॉन्गर. Nationalists and liberals became much stronger. कितना हो गया? तो यहां तक की बात हो गई. ठीक है. नाउ अल्टीमेटली ये सारी चीजें हो गई. They started printing, publishing their newspaper and participating in political meeting and demonstrations. सभी लोगों ने they started publishing newspaper. ठीक है. और साथ में attending meetings and progressions. Attending meeting and demonstration. इससे राजा को लगा demonstration. ये सब बात 48 के बाद की है. और 48 में फ्रांस में भी रिपब्लिक आ गया था. 48 में वहां चुनाव हो गए थे. तो राजा को लगा अब तो बचना मुश्किल है, ये लोग इतना ज्यादा कर रहे हैं, हमने मना तो कर दिया है लेकिन बात बढ़ती जा रही है. तो इस तरीके से दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सपोर्ट लिबरल मूवमेंट्स, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्डर ऑर्डर. 18 पेज पे आओ. कि उन्होंने सप्रेस तो कर दिया इस मूवमेंट को. दे वर डिनाइड सफ्रेज राइट, वोटिंग राइट तो उन्होंने नहीं दिया था ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली. ये सारा हुआ. ठीक है. द वुमेन वर एडमिटेड टू ऑब्जर्व टू स्टैंड इन विजिटर्स गैलरी इन 1848. तुम्हें मालूम है सिर्फ मेन को ही राइट्स मिले थे लेकिन वुमेन को नहीं मिले थे. वुमेन वर डिनाइड सफ्रेज. सफ्रेज का क्या मतलब होता है? वोटिंग राइट्स. सफ्रेज या वोटिंग राइट्स. दे वर अलाउड as spectators इन विजिटर्स गैलरी. दर्शक दीर्घा में खड़ी होकर सिर्फ वो देख रही थी जो वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में हो रहा था. तो ये सारी भी बातें थी. तो वुमेन्स का अब एक्टिव पार्टिसिपेशन शुरू हो गया. ठीक है. बहुत सारे ऐसे इफर्ट किए गए लेकिन द ऑटोक्रेटिक मोनार्क ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप धीरे धीरे इन्होंने सोच लिया था कि नहीं. अब अगले पेज पे आ जाओ. ये सारी चीज हो गई. तो जर्मनी में क्या आर्मी एक नेशन का आर्किटेक्ट हो सकती है? क्या किसी देश की सेना उस देश का सूत्रधार हो सकती है उसके निर्माण में? तो हाँ, हो सकती है. जर्मनी में सेना ने 3 बार लड़े. ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा, ऑस्ट्रिया प्रूशियो वार. ऑस्ट्रिया के साथ लड़ने के बाद फ्रांस से लड़ा तो फ्रैंको प्रूशियो वार, और एक नीदरलैंड से लड़ा और तीनों जीत लिए. क्यों लड़ा? उन्होंने कहा सिर्फ मुझे उतना हिस्सा दे दो जहाँ जर्मन निवासी रहते हैं, हमें तुम्हारा ज्यादा नहीं चाहिए, हमें जर्मन एक करना. और उसी जिस फ्रांस से लड़ाई की जिससे छीना उसी के महल में जाके देखो ओथ ले रहे हैं. अगला चित्र उसके शीश महल में देखो. ये चीज बिल्कुल एक अटपटी है. तुम किसी देश से लड़ के उसके देश को जीत लो
और फिर उसी के जाके पैलेस ऑफ वर्सली जो सोने जैसा है वहीं कहो हमको अबोध मिल गया, उसमें अलाउ भी कर दिया। ये अपने आप में ही अटपटी चीज है ना। चलो, तो अब हम देखेंगे पेज नंबर 19 में कि आगे क्या हुआ होगा। Now, nationalist feeling was widespread among middle-class German, who in 1848 tried to unite. उन्होंने जर्मन कन्फेडरेशन को मिलाया था, ठीक है। Who in 18 tried to unite. तो ये जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने जर्मन कन्फेडरेशन को अब बोल दिया कि तुम सब एक हो जाओ। हो नहीं पाए, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा। दिस लिबरल इनिशिएटिव to nation building was however repressed by combined forces of monarchy. राजा ने और उसकी मिलिट्री ने इसे फिर से वो कर दिया। Supported by large land owners and the military, इन लोगों को जंकर्स जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने सपोर्ट भी किया था। तब से प्रूशिया took the leadership of movement। फिर प्रूशिया को लगा नहीं हमें ये करना ही चाहिए। अब देखो, प्रूशियन किंग वो प्रूशियन चीफ मिनिस्टर वाज, राजा का नाम तो तुमको पता चल गया कि दैट इज फ्रेडरिक विलियम फोर था, ठीक है। नाउ प्रूशियन चीफ मिनिस्टर ऑटो, इसका अलग से नाम आता है, इस पे नोट भी आता है, बिस्मार्क। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं, समझो ये कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यूनिफिकेशन ऑफ, रूसिया का चीफ मिनिस्टर था लेकिन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है। He fought 3 wars in 7 years। उसने 7 साल में 3 लड़ाइयां लड़ी। कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, इसी पेज नंबर 19 में देखो। That is प्रूशिया ऑस्ट्रिया वार, प्रूशिया डेनमार्क वार, नीदरलैंड से नहीं लड़ी थी। So he fought 3 wars, ठीक है। विद किसके किसके साथ, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा, फ्रांस एंड डेनमार्क इन नेक्स्ट 7 years, 7 years। और क्या किया, एंड वन द टेरिटरीज, टेरिटरीज जीत ली, ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन। उतना ही उसको चाहिए था। He was a skilled chief minister and a diplomat। वो बहुत अच्छा डिप्लोमेट था। So he has good leadership quality। ठीक है, clever and diplomat। He talked to 39 जर्मन कन्फेडरेशन। अगर अलग अलग हो तो फेडरेशन बोलेंगे और साथ में आ जाए तो कन्फेडरेशन। कन का मतलब साथ होता है। 39 कन्फेडरेशन, जिसको कि जॉलवेरीन कहा गया था, टू ज्वाइन टुगेदर टू मेक सिंगल माइटी
जर्मन नेशन, जर्मन नेशन एक एक से जाके बात करनी पड़ी थी। जैसे सरदार पटेल ने भारत की 567 रियासत 567 से बात की कि सबको मिला लिया था, ऐसे उसने किया था। जर्मन नेशन, ही सक्सीडेड इन इट, ये इसमें सफल रहा, इन इट एंड अल्टीमेटली, किस ईयर में, शुरुआत तो 1948 में हुई थी लेकिन साल तो कई लग गए। तो इन जनवरी 1871, इन जनवरी 1871 जर्मन वाज यूनिफाइड, यानी जर्मन स्पीकिंग रीजन वाज यूनिफाइड। ये लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ, ठीक है। जर्मन स्पीकिंग रीजन was unified and then king, उस समय का राजा कोई और था, वो विलियम था, विलियम वन। and at that time the प्रूशियन किंग कौन था, क्योंकि समय बीत गया, अभी 20 साल हो गए, अब वही राजा थोड़ी रहेगा। द प्रूशियन किंग, जो किंग होता है उसको कैसर कहते हैं, कैसर किंग के नाम के आगे लगता है। विलियम वन, विलियम वन प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ, अपने आप को क्या घोषित कर दिया, एज, पढ़ो, लिखा है तुमको विलियम वन, दैट इज हेड ऑफ, मिल गया पेज नंबर 19 में, प्रोक्लेम्ड, सही है, हिमसेल्फ इन एज हेड ऑफ जर्मन एम्पायर, हेड ऑफ जर्मन एम्पायर, कि भाई मैं राजा हूं, ऐसा कर दिया, ठीक है। एंड उसके अलावा दे ऑल गैदर्ड इन हॉल्स ऑफ मिरर्स इन पैलेस ऑफ वर्सलिस इन ओथ टेक, मतलब यही हुए, और ड्यूरिंग दिस सेलिब्रेशन they all gathered in hall of mirrors, लिखा है वो अनहीटेड था, एक बिटर कोल्ड, इतना ठंडा था कि वो अनहीटेड भी था, इन बिटर कोल्ड एटमॉस्फेयर, इन पैलेस ऑफ वर्स, क्योंकि जनवरी था ना, इन पैलेस ऑफ वर्सलिस, ये कहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री बनाया गया ऑटो वन बिस्मार्क को, ये लाइन पढ़ो, नहीं तो चेक करें नेट में, पैलेस ऑफ वर्सलिस, कुछ भी नहीं लिखा ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में। सर इतना ही लिखा है कि ऑटो वन बिस्मार्क gathered in the unheated hall of mirrors of Paris। हाँ यही लिखा, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, अभी देख लेते हैं तो मुझे भी पता चल जाएगा। तो ये देख लेते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क लिखा है। In 1871, what was the post given to Otto von Bismarck in Germany? That is Chancellor of German Empire. उसे क्या बनाया गया? अब आज सबसे बड़ी पोस्ट चांसलर की है। किंग चला गया, अब वहाँ सब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वैसे ही ऑटो वन बिस्मार्क को क्या बनाया गया? जर्मन का चांसलर, ठीक है। प्रिंस ऑफ बिस्मार्क तो तुमको पता ही चल गया, लेकिन एक है
ये उसको एक और टाइटल दिया गया, प्रिंस ऑफ बिस्मार्क, और चांसलर ऑफ बिस्मार्क भी दिया गया और प्रिंस ऑफ बिस्मार्क भी दिया, क्योंकि राजा कोई और है लेकिन तुम प्रिंस हो। राजा तो कैसर विलियम वन है लेकिन तुम प्रिंस हो। सो ही वाज ऑटो वन बिस्मार्क was made चांसलर। चांसलर का मतलब होता है सलाहकार ऑफ जर्मन एम्पायर, जो आज की वहां हेड पोस्ट है। तो तुमने ग्रीक का इंडिपेंडेंस देख लिया और देख लिया जर्मनी का देख लिया, अभी तुमने इटली का नहीं देखा और ना ही तुमने देखा इंग्लैंड का। दो चीजें और बच रही हैं। चलो, क्या लगता है आपको कि राजा मान गया वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? नहीं ना, क्योंकि कौन राजा चाहेगा अपनी पावर को कम करना। तो राजा क्या करता है, अपनी ट्रूप्स को बुलाता है और इन सब से कहता है उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। मतलब किंग कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को रिजेक्ट कर देता है, तो यहाँ पर ये मूवमेंट फेल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, भले ही ये मूवमेंट फेल हो गया था, पर ये कम्प्लीटली फेल नहीं हुआ था। इस मूवमेंट की वजह से जो यूरोप के अलग अलग मुनार्क थे, उन्हें एक चीज़ समझ में आ गई थी कि वो ज़्यादा टाइम तक इन लिबरल्स लोगों को रोक नहीं पाएंगे। कभी ना कभी तो ये मिडिल क्लास लोग जीत ही जाएंगे। तो इस डर से इन्होंने थोड़ा थोड़ा कंसेशन देना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि इन्होंने पहला सेल्फडम और बाउंडेड लेबर को अबॉलिश कर दिया हैब्सबर्ग डोमिनेशन से और रसिया से। दूसरा, हंगेरियंस को ऑटोनॉमी ग्रांट कर दी जाती है इन 1867। जरा ध्यान दो, हंगरी को ऑटोनॉमी दे दी गई। द मेकिंग ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, तुमने हैब्सबर्ग एम्पायर बोला ना, हंगरी को बोल दिया जाओ तुम स्वतंत्र हो। और क्या किया बताइए, इन्होंने बॉन्डेड लेबर या सर्फडम, सर्फडम का मतलब होता है कि स्लेवरी, उसे खत्म कर दी। तो दे एंडेड सर्फडम। ठीक है, सर्फडम का क्या मतलब है, बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर। तो इसको कहेंगे बंधुआ मजदूर, बांध के रखे, पूरा दिन भर काम कराओ और शाम को एक रोटी फेंक के दे दो। तो वो चीज इन्होंने, वो सब हट गया, थोड़ा बहुत तो कंसेशन जर्मनी दिया। एंड इटली। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि जर्मनी और इटली कैसे बने थे। अब हम जर्मनी का तो इनकी देख लिया यूनिफिकेशन आपने। प्रोसेस को देखेंगे, साथ में हम ब्रिटेन की यूनिफिकेशन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जर्मनी की यूनिफिकेशन से। जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। तो अभी अभी हमने एक स्टोरी सुनी थी जिसमें जो लिबरल लोग थे वो 1948 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लेकर राजा के पास गए थे, पर राजा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। मतलब ये मूवमेंट फेल हो गया था। तो अब सवाल ये आता है कि फिर जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ होगा। देखो, इसे आप एनिमेशन से देखो। जैसे पहले क्या था कि कई सारे छोटे, जर्मनी में 1848 में कौन किंग था और 71 में कौन किंग था? बोलो, कब था? 1780 में, 1781, 1871 में कौन किंग था? नंबर बताओ कौन सा विलियम। 1871 में कौन किंग था? कैसर था, लेकिन फ्रेडरिच विलियम बोलो, विल्हेम। ठीक है, 1 था कि 4? फ्रेडरिक विलियम तो 1848 में थे। हाँ, 1848 में था, सही कह रही हो। और जब 71 की बात करें तो कैसर विलियम 1 था। ठीक है कि नहीं? सही है। 1871 में कैसर विलियम 1 था। उसका मंत्री कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क। टाइम से आया करो, ठीक है। मंदिर पहले जाओ अगर मंदिर जाना है तो, लेकिन डेली का तुम्हारा यही हो गया है। हम और 2-4 दिन देखेंगे तो नमस्ते कर लेंगे आपसे कि भाई पैसे दो अपने। कितने दिन तक ढोएंगे? तुम्हारे लिए सारे काम जरूरी हैं पढ़ने के अलावा।
पापा हमें बोलेंगे लास्ट में क्या हुआ, पैसे पूरे दिए थे, लड़की हमारी क्यों कम ले गई? अब तब जवाब नहीं बने, तुमसे कोई बोलेगा नहीं, कहेगा वो तो तेज है ही है, आप ही में कमी रही हो। आगे देखो, छोटे जर्मन स्टेट्स थे और जो प्रूशिया था वो एक बड़ा जर्मन स्टेट था, मतलब एक बड़ा एम्पायर था। ये प्रूशिया, तो जो प्रूशिया था उसने सोचा कि वो खुद ही अब जर्मनी को यूनिफाई करेगा ताकि वो अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन बढ़ा सके और एक बड़ा सा जर्मन नेशन बना सके। कलर देखो, इस समय पर जो देखा प्रूशिया ना का आपने? राजा था वो था विलियम फर्स्ट। अब आप लोग कहोगे कि राजा तो विलियम फोर्थ था, तो विलियम फर्स्ट कैसे राजा बन गया? तो ऐसा इसलिए क्योंकि विलियम फोर्थ की बीच में ही डेथ हो गई थी, फिर उसके बाद विलियम फर्स्ट को राजा बनाया गया था। अब ये जो नया राजा था प्रूशिया का, विलियम फर्स्ट, वो थोड़ा समझदार था। उसने सोचा कि वैसे ही लिबरल लोग रुकेंगे तो है नहीं जर्मनी को यूनिफाई किए बिना, तो इससे अच्छा उसने सोचा कि मैं ही जर्मनी को यूनिफाई करता हूँ, मतलब उसे एक नेशन स्टेट बनाता हूँ। तो राजा अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाता है। उस समय पर राजा का जो चीफ मिनिस्टर था वो था ऑटो वन बिस्मार्क। तो राजा उससे कहता है कि जाओ जितने भी ये छोटे छोटे जर्मन स्टेट्स हैं उन्हें प्रूशिया के साथ यूनिफाई करो और एक बड़ा सा जर्मन स्टेट बना। सिंपली जर्मनी को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ऑटो वन बिस्मार्क को दे दी गई थी। तो ऑटो वन बिस्मार्क ये और चीफ प्रूशिया की मिनिस्टर ऑफ आर्मी और प्रूशिया ब्यूरोक्रेसी मिलकर कई वॉर्स लड़ती है वो था ना ऑस्ट्रिया, चीफ डेनमार्क मिनिस्टर। और फ्रांस के अगेंस्ट में। इनसे क्यों लड़ती है? क्योंकि यही वो नेशंस थे जो कि कई सारे जर्मन रीजन्स के ऊपर कब्जा किए हुए थे। इसीलिए इन तीनों के अगेंस्ट में ये वॉर्स लगभग 7 सालों तक चलते हैं। आखिर में प्रूशिया ये वॉर्स जीत जाता है और जितने भी जर्मन स्टेट्स थे उन्हें शामिल कर लिया जाता है और एक बड़ा जर्मन नेशन बनाया जाता है। तो इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और फाइनली जनवरी 1871 में विलियम फर्स्ट को पूरे जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर दिया जाता है। आया समझ में? तो ये था जर्मनी का यूनिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं इटली की यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। चलो, इटली यूनिफाइड। उस समय पर जो इटली था वो 7 अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें ये जो स्टेट आप देख रहे हो वो है सर्डेनिया पिडमोंट। केवल यही वाला रीजन इटली प्रिंसली हाउस के कंट्रोल में था, बाकी बचा हुआ इटली का सारा रीजन अलग अलग पावर्स के कंट्रोल में था। जैसे कि जो नॉर्थर्न रीजन था उसमें ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था, सेंटर का जो रीजन था उसमें पोप रूल करता था और जो सदर्न रीजन था उसमें बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन रूल करता था। अब दोस्तों मैं देखो है ये 7 रीजन, इसमें अब ये पता नहीं कौन सा सार्डिनिया है कौन सा पीडमोंट, लेकिन एक सार्डिनिया एक पीडमोंट। नॉर्दर्न रीजन में ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रियन एम्पायर, और जो ये रेड रीजन है वहाँ रोम था, वो राजधानी है पोप का, वहीं पे वेटिकन सिटी है। 741 लोग वहाँ रहते हैं, वो 741 लोगों का देश है सोचो। तो उसने जब अपने आप सरेंडर कर लिया कि ठीक है सार्डिनिया पीडमोंट के राजा को, तो जो विक्टर इमैनुअल था वहाँ का राजा कौन था, विक्टर इमैनुअल को बोला ठीक है तुम रोम ले लो मुझसे। तो उसने कहा ठीक है तुम दे रहे हो, मैं तुम्हारे लिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना देता हूँ। 741 सारे फादर वहाँ रहेंगे और दुनिया में कोई भी वहाँ हमला नहीं कर सकता, तुम आराम से रहो, बिल्कुल कुछ भी करो। तो सबसे छोटा देश विश्व का यही है, वेटिकन सिटी का, पूरी शान शौकत है, पूरा पैसा है, और पूरी दुनिया से मतलब जो मेन हेड है ना इनका फादर वो यहीं बैठता है। अच्छा, जो सदन था वो स्पेन के था, स्पेन के था, सही है। तो अब इन सबको तो कराना है ही। अब जरा देखो कौन कौन इसको कराएगा। मजीनी नॉर्थ को करा देगा, विक्टर इमैनुअल यहाँ का राजा है। मजीनी एक सैनिक है, गुस्सीपी मजीनी क्या है, सैनिक है, वो उसको करा देगा। रोम तो अपने आप दे देगा। और लेकिन गुस्सीपी गैरीबाल्डी एक लड़ाका था, क्या था, फ्रीडम फाइटर। तो वो यहीं के लोकल लोगों से मिलकर कहता है कहाँ तुम लोग इटालियन बोलते हो और तुमको स्पेन वाले कब्जा कर रखे हैं, वो स्पेनिश बोलते हैं, हमारे साथ आ जाओ। ट्राइब से बोला लड़ो, अपनी आज़ादी के लिए हम लोग एक अलग इटली बनाएंगे, पूरे इटली बोलेंगे सब लोग इटालियन। लड़ाई करवा दी, अकेले निकला था और कैसी टैक्टिस कि वहीं के लोगों को मिला के जीत के ले आया, विक्टर इमैनुअल को दे दिया। और बाद में गुस्सीपी गैरीबाल्डी, क्या नाम था उसका, गुस्सीपी मजीनी ने नॉर्थ को कराया और गुस्सीपी गैरीबाल्डी जो एक लड़ाका था उसने साउथ को कराया।
फिर गुसीपी गैरी बाल्डी, जबकि विक्टर इमैनुअल ने कुछ किया भी नहीं, वो मतलब ऐसे ही अनाड़ी टाइप राजा था। तो इटली जैसा महान देश का जूता पहनाते हुए उसका चित्र तुम्हारे दिया, फिट नहीं हो रहा, जबरदस्ती पहना रहा जूता, देखो जरा दिखाया पेज देखो वही पेज पर। है ना, इटली का जूता पहना रहा, जैसे फिट ना हो रहा जबरदस्ती पहना रहा। और कौन पहना रहा? गुसीपी गैरी बाल्डी। समझ आ गई पूरी बात? इसी चीज को ये बोलने जा रहा है, जरा सुनो। 7 हिस्सों में बटा है, 1 2 3 4 5, हमको तो 6 ही लग रहे हैं, अब वो जैसा बोल रहा है बुक में लिखा हुआ 7 तो नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 ही तो ना लिखा, नहीं और कोई चीज़ होगी छूटी बुक में। इटली का डिटेल्ड डायग्राम है, इटली देखो 7 हिस्सों में बटा है क्या? ये भी है कुछ तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये नहीं था नहीं, तो 7 तो हैं, और वो फिर भी बचा रह गया नहीं, 7 हिस्से मिलके एक बने, देख रहे हैं ना? इसमें कौन सा छोड़ दिया? तो ऊपर ये क्या चीज लिखी है, ये क्या है? ऊपर सार्डिनिया, पीडमोंट कहाँ लिखा है? यही होगा पीडमोंट। ऊपर सार्डिनिया है और नीचे क्या है? पीडमोंट। सो लिखो, ये किस सन की बात है? देखो इटली यूनिफाइड पे अब लोग तुम आ जाओ, पेज नंबर 20 निकालो, ठीक है? सो यूनिफिकेशन ऑफ इटली की कुछ टाइम लाइन देखें। टाइम लाइन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो कुछ पता चले ये कब से कब तक हुआ। बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, 48 से, ठीक है, 70 तक। दिस प्रोसेस टुक प्लेस बिटवीन 1848 टू 1870, ये लिख लो। अच्छा, इनका जो जर्मन यूनिफिकेशन था वो कब से कब तक चला? 48 टू 71, यही तो है जर्मन यूनिफिकेशन। 71 में ये जीत गए, लेकिन ये 1 साल कम चला, यही तो है। तो दैट इज 1848 to 70. At that time, Italy was subdivided into 7 regions. ठीक है? Now Sardinia, Piedmont was ruled by इटालियन किंग, मतलब इस समय इटली तो नहीं था, वो उनके रीजन का ही किंग था, किंग विक्टर इमैनुअल। उसका चित्र वो जूता पहनाते हैं, हम तुमको अच्छा चित्र दिखा देंगे, ठीक है? सो विक्टर इमैनुअल, कहाँ नाम लिखा है राजा का? ये नीचे लिखा है, इमैनुअल, ठीक है? अब ये देखो 2, और साथ में उसका जो मंत्री था काउंट कैमिलो डी कावूर, वो बड़ा चतुर मंत्री था। क्या उसका तुमको कहीं नाम लिखा है? चीफ मिनिस्टर, हिज चीफ मिनिस्टर वाज, हिज चीफ मिनिस्टर वाज काउंट कैमिलो। इस पर भी लास्ट में बुक में नोट पूछा गया है, डी कावूर। He was a skilled politician, skilled and clever politician. He undertook
the responsibility for unification of Italy. The for unification of इटली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई। ये जरा मेरे में मिसप्रिंट है, बुक थोड़ा बदलो अपनी दो। तो अब चीफ मिनिस्टर ने ये काम किया, ही वॉज नाइट, ठीक है, यूनिफाई करने के लिए उसने काम किया। द नॉर्थ इटली किसके अंडर में था? नॉर्थ इटली was under Habsburg Empire, Austria, Habsburg Empire। तो उसके लिए उसने बताया फ्रेंच, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं था कि होता क्या है। लोग इटली के लोग ये सोचते थे, वो जानते भी नहीं थे कि ये इटली बनने जा रहा है। वो लोग सोचते थे ला इटालिया, राजा की रानी है, मतलब वो वर्ड इटली वर्ड भी नहीं जानते थे कि ये हमारी लैंग्वेज इटली है। सो दे वर नॉट फैमिलियर, क्योंकि वहां कभी इस तरीके का रिवोल्ट हुआ नहीं था। तो वो लोग सोचते थे ये अगर कहा जाए कि एक इटली राज्य, तो कहते थे ला इटालिया मीन्स क्वीन ऑफ विक्टरी मैनुअल। वो जानते भी नहीं थे, लिखा है बुक में। सो दे इवन डू नॉट नो, ठीक है, क्योंकि वहां के बहुत सारे लोग फ्रेंच बोलते थे, एंड दे इवन डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। तो इसलिए क्या हुआ, थ्रू ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रेंच इंजीनियर द सार्डिनिया पीडमोंट सक्सीडेड। इसने क्या किया, काबूल ने विद हेल्प ऑफ फ्रांस ही डिफीटेड ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन फोर्स with help of France, काबूल ने किसको डिफीट किया? काबूल की स्पेलिंग ठीक कर लो। काबूल डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस and North Italy was merged into it, ठीक है, and freed North Italy। North Italy देखते हैं, इसमें नहीं लिखा है तुम्हारी बुक में कि मजीनी ने इसमें कुछ किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लूं कि क्या कोई कंट्रीब्यूशन था। मजीनी का लिखा है, क्या लिखा है? उसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ गोल्ड। द फेल्योर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग मेड द मेंटल नाउ फेल, लेकिन वो फेल हो गया। 31 से 48 तक उसने किया था, 31 से 48 तक मजीनी की हेल्प रही है ना, बट अब वो उसका यही कंट्रीब्यूशन लिख लो, लेकिन लाइन आनी चाहिए मजीनी। तो यहां तक तो तुम्हें बात पता चल गई ना, फ्रीड नॉर्थ इटली। आगे देखो, हियर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मजीनी कुड नॉट बी फॉरगॉटन। उसको हम फॉरगेट नहीं कर सकते क्योंकि उसने भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। अर्लियर ठीक है, उसको भी लिबरल नेशनलिस्ट आप बोल सकते हैं।
year contribution of Giuseppe Mazzini cannot be forgotten. He founded a society, यंग इटली, और साथ में क्या किया, एंड साथ में गुसेपी मजीनी ने क्या किया, यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक के लिए उसने प्रोग्राम चलाया, एंड ही सोलली run program for unitary Italy या यूनाइटेड इटली। कब से कब तक? फ्रॉम देखो गुसेपी मजीनी की जन्म और मृत्यु देख लो तो पता चल जाए। बर्थ एंड डेथ डेट ऑफ गुसेपी मजीनी, जब 48 तक वो जिंदा था तो 1872 इसका मतलब था, सही है, काफी जिया है, 67 इयर्स जिया है। चलो, तो इस तरीके से कब तक उसने प्रोग्राम चलाया, 1831 टू 1848, 1831 टू 1848 तक उसने प्रोग्राम चलाया। इतना ही लिख देना। एक और चीज देख लें, Is Giuseppe Mazzini was involved in war with North Italy Freedom? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है, इसको कंफर्म कर लें तो लिख दें। Indeed involved in the border struggle for ये तो, और साथ में चित्र भी देखा इसका। तो मजीनी rushed to Milan to support Millennium, ठीक है, Austrian garrison. However, he soon left because he wanted Lombardy to become a diplomatic democratic republic when the local, तो he also was, वो इस वार में जिनके साथ ऑस्ट्रिया का वार हो रहा था 48 में हुआ था, तो 48 में उसने वार ज्वाइन किया, 48 में छोड़ भी दिया, क्योंकि वो कोई और राजा चाहता था, वो ये चाहता था लम्बार्डी टू बिकम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये लम्बार्डी भी वहीं की जगह है, तो लेकिन उसकी बात मानी नहीं गई, तो इसलिए द लोकल पीडमोंटीज मोनार्की वांटेड टू एब्जॉर्ब इट। वो चाहता था लम्बार्डी अलग रहे, लेकिन पीडमोंट्स वाले चाहते थे नहीं, लम्बार्डी भी हमें चाहिए। तो मजीनी कहता था उसको अलग रखो जब वो इटालियन नहीं बोलते हैं, लेकिन पीडमोंट को ज़्यादा टेरिटरी चाहिए थी, तो इस वजह से मतभेद उत्पन्न हो गया, तो फिर वो अलग। तो इसलिए इतना में लिखना नहीं है, बस ये लिख दो, ही ऑल्सो फॉट वार, उसने फॉट वॉर विद ऑस्ट्रिया, अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, फॉट वॉर फॉर फ्रीडम ऑफ एंड यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इटली। इतना लिखना ठीक है, मजीनी पे एक नोट है तुम्हारे, ऑफ नॉर्थ इटली, जो कि 1848 में उसने वार लड़ा। अब आगे देखो, दैट इज नाउ द मिड इटली किसके अंडर में था, उसने तो अपने आप ही खुद को दे दिया, अपार्ट फ्रॉम, यहाँ तक की बात हो गई। अब देखो कि दैट इज मिडिल पार्ट ऑफ इटली, मिडिल पार्ट
of Italy was under Pope. पोप का मतलब क्या होता है कि पोपल स्टेट, जैसा बुक में लिखा है। दे सिंपली हैंडेड ओवर देयर पार्ट, अपने आप ही उन्होंने लिख दिया, हैंडेड ओवर देयर पार्ट रीजन टू विक्टर इमैनुअल। ऐसा कर दिया। हाउएवर जो साउथ इटली में स्पेनिश रूलर का राज्य था, तो उसने क्या किया, इन 1860 गुसेपी गैरिबाल्डी along with in ए फ्रीडम फाइटर, इसे लड़ाका कहा गया है, फ्रीडम फाइटर गुसेप्पी गैरिबाल्डी सप्पी गैरिबाल्डी ने क्या किया, along with large number of volunteers, कोई सेना नहीं ली, marched to South Italy and freed it from Spanish ruler। बुक में मिल रहा है, ठीक है। इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, वहां पे और दो सिसिलियों का भी साम्राज्य था, एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, किंगडम सिसिलिया अलग है, सिसिलिया बेल्जियम में, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। सिसिलीज का बहुत दिनों तक साम्राज्य रहा, लेकिन उनको इन्होंने हरा दिया। देखो बुक में लिखा हुआ है कि सिसिलीज इनको हरा दिया, ठीक है। एंड डिफीटेड देम। अब जब ये सब लोग हार गए, अब एक मंत्री है काउंट कैमिलो डी काबूर, और दूसरा कौन है, दैट इज विक्टर इमैनुअल। अब इन्हें राजा बनना है, तो ये कहाँ पे राजा बने, ये चीज देखो ना। However, much of Italian population was illiterate, so unaware of liberal national ideology। और द लास्ट लाइन पढ़ो पेज नंबर 21 में, पीजेंट्स तो यही सोचते थे, सपोर्टेड, जिन्होंने गैरिबाल्डी को सपोर्ट किया था, वो कभी उन्होंने इटालिया वर्ड सुना ही नहीं था। वो सोचते थे ला तालिया विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। लास्ट लाइन, वो क्या सोचते थे, ला तालिया वाज द वाइफ ऑफ विक्टर इमैनुअल। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। ये पढ़ो लाइन, वो कभी समझ ही नहीं पाए। अब इसके बाद क्या हुआ, इन दिस वे इन 1870, अब और आगे की बात देखो, इटली यूनिफाइड में टाइम लाइन देखें तो पता चले कि क्या हुआ। टाइम लाइन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इसमें क्योंकि 70 वर्ड क्यों लिखा है, कुछ तो होगा। 1559 60 में गैरिबाल्डी गया, देखो 60 कहा गया कि नहीं, गुसेपी गैरिबाल्डी ने वॉलंटियर के साथ वहाँ पे आक्रमण कर दिया, और टू सिसिलीज में, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में भी गया, और बाद में उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। फिर 61 में क्या कहा गया, द किंगडम ऑफ इटली वाज ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड। 61 में ये बन गया कि किंगडम ऑफ इटली। फिर 66 में द थर्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इटली अलाइज विद प्रूशिया इन ऑस्ट्रियो प्रूशियन वॉर। इसका जर्मनी से, क्योंकि 66 तक तो अभी प्रूशिया ही था, अभी कहाँ वो जर्मनी बना था, वो तो बना था 70 में बना था, 71 में बना था।
तो इसलिए इटली गेन द रीजन ऑफ वेनेशिया, अब और रीजन मिल गया। तो इनका एक वार होगा अब 1866 में, और फिर 70 में क्या होगा, कैप्चर ऑफ रोम। तो बस सीधा कैप्चर कर लिया। पोपल स्टेट वाज अनेक्स्ड, ये लिख लो कि ये तो जो भी हुआ इन 1870 रोम वाज कैप्चर। थोड़ा ये पहले लिख लिया गया, कोई बात नहीं, यहाँ लिखा हुआ है ना कि मिडिल इटली कहाँ लिखा है। मिडिल पार्ट पे की तो इसको लिख लो 1870 में, सही है। अब जरा देखो, इसके बाद एक और चीज लिख लो कि इन 1866 ए प्रूशिया इटली वार टुक प्लेस, एक वार हो गया, टुक प्लेस, और प्रूशिया डिफीटेड, प्रूशिया दूर था इसलिए डिफीट हो गया, डिफीटेड, एंड वेनेशिया सिटी भी इसके अंदर में आ गया। देखो, रीजन ऑफ वेनेशिया एंड वेनेशिया रीजन केम अंडर यूनिफाइड इटली, यूनिफाइड इटली। अच्छा, फाइनली इन 1870 when Rome was annexed, रोम का मतलब वही पेपल वाला रोम, जब मैं कह रहा हूं तो वो मिडिल इटली ही आप समझिए, मिडिल इटली was annexed, जब उसे हथियार लिया गया, annexed, then king of Sardinia Piedmont ने अपने आप को क्या कर दिया, Piedmont proclaimed himself as emperor of। अब आगे देखो इसमें क्या हुआ होगा 70 में, ये रोम को कैपिटल बना दिया गया, लिखा नहीं है बट यही है, प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ, कहीं बुक में लिखा हो तो पढ़ दो, एज एम्परर ऑफ इटली। रोम 61 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को किंग बनाया, 61 में बना, हाँ, was proclaimed, 61 लिख दो। फिर उसके बाद फिर यूनिफिकेशन का प्रोसेस चलता ही रहा, क्योंकि वेनेशिया सिटी लिया गया ना, 61 में लिख दो 61। और रोम कब आया है, इसमें कह रहा है कि रोम तो बाद में आया है, उसके पहले ही 1861 में उसने वो कर दिया, द किंगडम ऑफ। हाउएवर, इसका मतलब है कि रोम के मिलने से पहले ही उसने कर दिया अपने आप को ना, ये लिख रहा है कि दैट इज किंगडम ऑफ इटली वाज प्रोक्लेम, मतलब नॉर्थ और साउथ मिलने से ही उसने कह दिया यही इटली, रोम ने अपने आप ही दे दिया। तो ये लाइन अब हटानी पड़ेगी कि कहां से, ऐसे लिख लो, छोड़ो, ठीक है, was annexed, then process of unification of Italy was completed। इतनी बात हो गई ना, then process of unification of Italy completed। Rome was announced its capital, announced its capital।
much earlier in 1861 Victor Emmanuel proclaimed himself as king of Italy. क्या लिखा है? उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था बताओ? Crowned as first king of Italy. Self as first king of Italy. What post was given to Count Camillo? What post was given to Count Camillo di Cavour after unification of Italy? यानी क्या इनको कुछ बनाया गया प्रधानमंत्री टाइप, प्राइम मिनिस्टर ऑफ किंगडम ऑफ इटली? ये लिखना जरूरी है। काउंट कैमिलो के बारे में भी तुम्हारे में एक अच्छा खासा नोट है आधे पेज का, तो वो मैं अलग से लिखाऊंगा, लेकिन अभी लिख लो। और कैमिलो में 2 एल बनाओ, सही है। सो दैट इज काबूर, ये कैमिलो डी काबूर was made प्राइम मिनिस्टर। अब वो किंग था और ये कौन था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। ये 4 नंबर के आते हैं, चाहे जर्मनी का हो चाहे इटली का हो, इतना लिख लो क्या? अब आगे की बात देखो, अभी तुम्हें अगले पेज पे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। या ये भी कहा जा सकता है कि स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। चलिए अब फिर से इसी पे आते हैं। मैंने आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया था जिनका नाम था गुस्पी मजीनी। इन्होंने तो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप नाम से। आपको पता है दोस्तों, ये इटली को यूनिफाई करना चाहते थे, लेकिन अफसोस ये इटली को यूनिफाई नहीं कर पाते हैं, ये फेल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो सर्डिनिया पिडमोंट था, उसका जो किंग था वो था विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इटली को यूनिफाइड करने की। इसके लिए वो अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाता है जिसका नाम था काउंट कैवोर। काउंट कैवोर एक काफ़ी डिप्लोमेट व्यक्ति था, इसलिए वो फ्रांस के साथ मिलकर 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा देता है और नॉर्थ इटली के पार्ट को जीत लेता है। इसके बाद साउथ वाले रीजन को जीतने के लिए कैवोर को सपोर्ट मिलता है गुस्पी गरीबाल्डी का। इनकी काफ़ी बड़ी वॉलंटियर्स की आर्मी थी, जिनकी मदद से 1860 में साउथ वाले पार्ट को भी जीत लिया जाता है। अब बचा सेंटर वाला रीजन, तो सेंटर वाले रीजन पर पॉप का कंट्रोल था। अब ये देखकर कि नॉर्थ और साउथ वाला रीजन दोनों इटली के कंट्रोल में आ गए हैं, तो पोप वाले लोग वैसे ही डर जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। और फाइनली 1861 में इटली कंप्लीटली यूनिफाइड हो जाता है और विक्टर इमैनुअल सेकंड को पूरी इटली का किंग बना दिया जाता है। राजस्थान की कक्षा 10वीं के बच्चों, जी हाँ, 61 में तो नहीं हुआ, क्योंकि 61 में कंप्लीटली वो बोला, कंप्लीटली तो नहीं हुआ। जिसमें वही बोर्ड के बेस्ट टीचर ये तो 66 में ही होता है ना। और राजस्थान का टॉपर बनाने वाले हैं। बेटा ये नवोदय बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए में मिल रही है, और 51 रुपए में ये बेस्ट टीचर आकर आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाएंगे। 31 अक्टूबर से पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। बहुत सारी गड़बड़ी है। 1866 में प्रूशिया इटली वार हुआ, तो और एक वेनेशिया रीजन चलो छोटा सा और मिल गया, वही बात हुई ना, वो तो अलग ठीक है। और उससे पहले 1860 तक नॉर्थ एंड साउथ इटली इनको मिल गया। नॉर्थ एंड साउथ इतना अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, 1860 तक मिल गया तो उन्होंने अपने को राजा मान लिया। और बीच में रोम ने अपने, अब रोम उन सबका बहुत वो था श्रद्धा, तो उस पर वो लड़ना नहीं चाहते, रोम पे आक्रमण नहीं करना। उनका पोप वहाँ बैठता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना देखा। होता है ना ऐसा।
अगला देखो। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो अभी तक हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन को देख लिया और इटली के यूनिफिकेशन को देख लिया, लेकिन अब हम देखते हैं ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को। देखो, ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को स्ट्रेंज केस बोला गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन एक लंबी प्रोसेस में हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था कि अचानक से रिवोल्ट या वॉर कर दिया हो, इसलिए इसे स्ट्रेंज केस बोला जाता है। देखो कैसे हुआ था। पहले जो ब्रिटेन था वो 4 अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था। ये था स्कॉटलैंड, ये था इंग्लैंड, ये था वेल्स और ये था आयरलैंड। इन सभी स्टेट्स में अलग अलग 4 स्टेट देखो, इसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड था, ठीक है। तो इसमें इन्होंने स्कॉटलैंड को बोला देखो मैं पूरी दुनिया में ब्रिटानिया हूँ। ब्रिटानिया की गवर्नमेंट है, नहीं ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, जो इतनी बड़ी गवर्नमेंट है पूरे ग्लोब में, उसी के ऊपर सूरज निकलता था, वहीं अस्त होता था। तो इसलिए तुम्हें मेरे साथ अब यूनिफाई होना पड़ेगा, ऐसा इसने बोला। और एक्ट ऑफ यूनियन साइन करवा दी। स्कॉटलैंड को क्या बोला कि तुम और हम अब एक साथ रहें। अच्छा, स्कॉटलैंड के लोग बड़े विचित्र होते हैं, वो फ्रॉक पहनते हैं और बैग पाइपर बजाते हैं और लाल टोपी लगाते हैं। अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ स्कॉटलैंड देखो कैसी है। तो ये देखो, ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ स्कॉटलैंड, ये अलग ही टाइप के हैं। ये ऐसी ड्रेस पहनते हैं, मतलब जो वहाँ के लोग भी हैं ना वो ऐसे पहनते हैं। वहीं के नाम पे बैग पाइपर दारू का भी नाम लिखा है। बैग पाइपर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ये लोग बजाते हैं। ये बैग पाइपर टाइप की है, ठीक है, ऐसा बजाते हैं। तो जब इनके साथ एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया तो इन्होंने, दैट इज एक्ट ऑफ यूनियन साइनिंग द स्कॉटलैंड चीफ, एक्ट ऑफ यूनियन साइंड। अब इस पे तुम देखो कैसे साइन हो रहा है। ये तुम्हें चित्र कुछ अजीब लग रहा है कि ठीक लग रहा है? कैसे वो बैठ के कर रहा है, ऐसे ट्रीटी साइन होती है कि घुटनों पे बैठ के स्कॉटलैंड वाला बैठा है और रानी बैठी कुर्सी पे और ये साइन हो गया, ठीक है। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं? और फिर जैसे ही ये लोग पार्लियामेंट में पहुंचे, अब एक्ट ऑफ यूनियन साइन होने के बाद इन्होंने बोला कि बहुत आपने अच्छा किया। विक्टोरिया, पहले एलिजाबेथ थी, फिर विक्टोरिया उनकी पोती थी, फिर उनके बाद किंग चार्ल्स आए। तो विक्टोरिया से बोला आपने बहुत अच्छा किया, आपको हम सम्मान देंगे, आपका महल सब कुछ है, आपको इतने डॉलर भी दिए जाएंगे और साथ में, लेकिन अब पावर जो रहेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास रहेगी। अब यहाँ रिपब्लिक बनने जा रहा है। किंगडम आप है, किंग आप है, लेकिन जो मेन पावर रहेगी वो किसके पास रहेगी? प्राइम मिनिस्टर के पास। ऐसा कह दिया। मतलब सिंपली यहाँ हुआ, यहाँ कोई ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके राजा ने बहुत पूरा विश्व जीता था तो वो उसका सम्मान करते थे, इसलिए ऐसा किया कि तुमको पूरी पावर दी जाए। तुमने दुनिया की दौलत कदमों में रख दी है ब्रिटेन को। लेकिन जब ये लोग स्कॉटलैंड के लोग सेम पार्लियामेंट में पहुंचे तो इनका इतना भद्दा मजाक उड़ाया ब्रिटेन ने कि तुम क्या फ्रॉक पहन के आए हो, ये कोई तुम्हारी ड्रेस है। इनके कल्चर का मजाक उड़ाया गया, इनकी लैंग्वेज का मजाक उड़ाया गया और अल्टीमेटली स्कॉटलैंड को बाद में पता चला कि वो तो धोखे में आया है, मतलब उसके साथ धोखा हुआ है। क्योंकि इक्वलिटी होती है यूनियन में, कोई छोटा है बड़ा होता है क्या? इसके बाद इन्होंने वेल्स को हथिया लिया, वेल्स हथिया लिया। और ये जरा देखो कि नाउ हाउ फ्लैग ऑफ इंग्लैंड चेंज्ड। हाउ फ्लैग ऑफ इंग्लैंड चेंज ड्यूरिंग यूनिफिकेशन। धीरे धीरे अब इसमें जब इंग्लैंड का एकीकरण हुआ तो जरा इस फ्लैग को देखो। तो सबसे पहले तो तुम यही देखो कि ये किसका फ्लैग है बताओ? दैट इज स्कॉटिश फ्लैग है। सब अलग अलग फ्लैग हैं, तुमको कौन सा पहले दिखाएं?
ये देखो कि इसमें इसे मिला लिया गया, इन दोनों को मिला लिया गया। स्कॉटिश फ्लैग वो इंग्लैंड का है, प्लस वाला किसका है, और स्कॉटिश फ्लैग कौन सा है, पढ़ो, इसमें लिखा है स्कॉटलैंड का फ्लैग, लिखा है कि नहीं। तो अब वो सेंट जॉर्ज का है, वो इंग्लैंड का है, किसका फ्लैग है। अच्छा, दोनों को मिला दोगे तो कैसा हो जाएगा बताओ, दोनों मिल गए तो बिल्कुल मिले हुए लग रहे हैं तुम्हें कि नहीं। देखो पहला दूसरा मिल के ये हुआ, और फिर इन्होंने कहा आयरलैंड से तुम भी आ जाओ, तुम्हारा भी मिला किसी का कुछ नहीं, तो वो क्रॉस भी मिला लिया। अब क्रॉस के साथ मिलेगा तो कैसा बनेगा, ये बन गया। अब ये आज इंग्लैंड का, तीनों के फ्लैग एक ही में डाल, वो तो बात समझ में आ गई कि नहीं। वेल्स का कुछ नहीं क्या, वेल्स को हथियार दिया। आयरलैंड में दो लोग रहते थे, कौन कौन लोग रहते थे बताओ। स्कॉटलैंड को तो ऐसे ही डरा के कर लिया। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट थे और एक कैथोलिक। कैथोलिक वो होते हैं जो पोप पर और फादर पर श्रद्धा रखते हैं, और प्रोटेस्टेंट कहते हैं फादर उधर कुछ नहीं, हम गॉड को मानेंगे, जीसस क्राइस्ट, या जीसस क्राइस्ट को भी मानेंगे, फादर को नहीं मानेंगे जिस चर्च में बैठा हुआ। मार्टिन लूथर ने सब करवाया था कि नहीं, हमने बताया था। तो फिर आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट्स की संख्या 20% थी, और वो लोग कैथोलिक कितने थे, 80%। इन्होंने प्रोटेस्टेंट से कहा तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, लो तुम उनसे हथियार लो, लड़ो इनसे, खूब हथियार लिए। अब प्रोटेस्टेंट ताकतवर हो गए, अब गृह युद्ध शुरू हो गया आयरलैंड में। उसका फायदा इसने उठाया, बोला आयरलैंड हमारे अंडर में, वहां हम अपने नेबरहुड में इस तरीके का अनरेस्ट नहीं देख सकते। समझ में आ गई ना। ये सारी बात अब हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो हम लोग वापस अपने मेन वीडियो पर आते हैं कि, और ये जो चीज थी ना, इनका एम्बलम, प्रिंस एम्बलम, वो सब हट गया। अब ये देखो, रॉयल फ्लैग ऑफ ब्रिटेन एंड रॉयल सिंबल्स, रॉयल फ्लैग ऑफ ब्रिटेन एंड रॉयल सिंबल्स, ये तुम्हारी बुक में बने हुए हैं, इसलिए दिखा देता हूँ। बने भी हो सकते हैं, मुझे जहाँ तक याद है यही है क्या ऐसा बना हुआ, ये चीज़ है, ऐसा बना है, नहीं बना था क्या। आगे देखो, ये ब्रिटेन इंडियन में भी नहीं बना है, कुछ नहीं बना है, कोई बात नहीं। मतलब ये था, ये सब हटा दिया गया, ठीक है। और वहाँ का सॉन्ग वही रहा, मे अवर किंग लिव लॉन्ग। कभी कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, वहाँ यही सुनाया जाता है, मे अवर किंग लिव लॉन्ग, वो लोग यही सुनाते थे। ये यहाँ का नेशनल एंथम। चलो अब हम लोग वापस आ जाएं। दैट इज स्ट्रेंज केस। कौन कौन से चार बता, बोलो आसना, कौन कौन से 4 देश मिलके ब्रिटेन बना। हाँ, वेल्स, ये चारों मिल गया, इसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जब स्कॉटलैंड से मिला तो इसने अपना नाम रखा ग्रेट ब्रिटेन, और जब आयरलैंड भी मिल गया तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। नाम भी धीरे धीरे सही। चलो ये सब ये बताएगा, फिर हम लिख लेंगे। इतने आइडेंटिटीज वाले लोग रहते थे, जैसे कि स्कॉटलैंड में स्कॉट लोग रहते थे, वेल्स में वेल्स लोग रहते थे, इंग्लैंड में इंग्लिश लोग रहते थे, और आयरलैंड में आयरिश लोग रहते थे। अब दोस्तों, जो वेल्स था वो तो 1565 से इंग्लैंड का ही पार्ट था। इंग्लैंड में पहले पावर मोनार्की के पास थी, लेकिन 1688 में मोनार्की की पावर को सीज कर दिया जाता है और सारी पावर इंग्लिश पार्लियामेंट के पास आ जाती है। तो अब इंग्लैंड क्या सोचता है कि क्यों ना इन सारी आसपास की टेरिटरीज को कैप्चर किया जाए और एक बड़ा इंग्लिश नेशन बनाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले इंग्लैंड स्कॉटलैंड को टारगेट करता है, जिसके लिए 1707 में स्कॉटलैंड के साथ एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया जाता है, जिसके बाद स्कॉटलैंड और इंग्लैंड एक हो जाता है। पहले इतना लिखने फिर आगे बढ़ो ना। चल, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, आज भी तो अभी भी किंग का रूल है वहाँ पे। हाँ, किंग को सुप्रीम माना जाता है, यूनाइटेड किंगडम नहीं माना। अरे तुम ही सुप्रीम हो, तुम्हारा आदर पूरा होगा, लेकिन चलेगी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं होती है, वैसे चलाते हो, ठीक है।
जब वहाँ राजा रानी की शादी होती तो सब पूरा ब्रिटेन उमड़ पड़ता देखने के लिए, उनको चेरिश करने के। ऐसा देखा है तुमने कभी? जो दैट इज प्रिंस चार्ल्स, ये देखो इसी में देखना पड़ेगा। प्रिंस चार्ल्स मीटिंग टू पब्लिक आफ्टर मैरिज। अरे Prince Charles meeting इंडिया to की public टीवी after पे दिखाया marriage. जा रहा है, ये देखो, ये वहां अपने महल के बिल्कुल छज्जे पे खड़े होते हैं और सारे लोग, ठीक है, उनको चीयर करते हैं। सो अब ये देखो, public cheering Prince Charles after marriage in palace. Public sharing Prince Charles after marriage in palace. मुझे लगता है यही होगा, ये तो अभी ये नहीं है, बट वो पूरा नगर उमड़ पड़ता है। और उनके पैलेस का क्या नाम है? ये तो डायना है, उनकी बेटी एक्सीडेंट में मारी गई है, ठीक है, बट इस तरीके से होता है वो, समझ गया ना? उनका पैलेस जो भी हो, अभी मुझे नाम भी याद नहीं, छोड़ दो उसे। तो ऐसे वो छज्जे पे आ जाते हैं, पूरा नगर, लाखों लोग सब चिल्लाने लगते हैं, ऐसा होता है। समझ में आ गई ना बात? और बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट इतना ब्रिटेन। लिखो। अब बारी चलिए, इन बिफोर 1688 there was rule of king, रूल ऑफ क्वीन था वैसे तो, क्वीन या मोनार्की लिख लेना है, याद है, मोनार्की इन ब्रिटेन, ठीक है। अब जरा देखो, 4 रीजन इसमें कौन कौन से बताए गए थे? इंग्लैंड बोला गया था क्या? तो अब हमें देखना पड़ेगा ब्रिटेन कौन सा रीजन है और इंग्लैंड कौन सा रीजन है। इसको भी डाउट को क्लियर करना पड़ेगा कि वास्तव में ये हैं कौन कौन से रीजन। जो इंग्लिश बोलते हैं उनको इंग्लैंड कहते हैं, जो वेल्श बोलते हैं उनको क्या कहते हैं? वेल्स कहेंगे, और जो आयरिश बोलते हैं उनको आयरलैंड, और जो स्कॉटिश बोलते हैं उनको क्या कहेंगे? स्कॉटलैंड। अब हम लोग एक और चीज पहले कर लें, ये डाउट क्लियर होना चाहिए, दैट इज मैप ऑफ ब्रिटेन एंड इंग्लैंड। ये है क्या चीज? ये दोनों एक ही है। तो ये सही बता रहा है, देखो, यानी इसने कैसे सेट थ्योरी में बताया है कि जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिले और वेल्स मिले तो उसे उसने, ये देखो पर्पल में क्या बताया, तब इसे ग्रेट ब्रिटेन कहा गया। अभी भी ब्रिटेन किसे कहा गया ये नहीं पता चल पा रहा, वो देख लेंगे। जब 3 मिल गए, एक सेट थ्योरी में बताया कि नहीं, तो इसे क्या कहा गया? ग्रेट ब्रिटेन। और फिर इसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, और फिर बाद में क्या किया, ठीक है, पूरा आयरलैंड था, सब मिल गए, तो इसे क्या कहा गया? ब्रिटिश आइलैंड। फिर भी अभी भी स्कॉटलैंड है, इससे पूछते हैं तो बताएंगे। आर ब्रिटेन एंड इंग्लैंड सेम? Are Britain and England same? No, England is a specific country while Britain is a geographical island. तो वास्तव में इंग्लैंड के साथ जब स्कॉटलैंड मिला तब ब्रिटेन बना। तो अब हम इसको ब्रिटेन वर्ड हटा दें, क्योंकि इंग्लैंड है ना, जब मिल जाएगा तब ब्रिटेन कहेंगे। वही वो भी बता रहा है कि 4 रीजन थे,
in England. Now ये बताइए पावर केम अंडर, किसके अंडर में आ गई जब, ठीक है, नाउ इन थी आयरलैंड की, तो अब ये देखो द पावर ऑफ मोनार्की, बट इन 1688 इंग्लिश पार्लियामेंट, किस पार्लियामेंट ने, इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर ऑफ मोनार्की, इंग्लिश पार्लियामेंट seized the power of monarchy. However, he was considered as king of England. लेकिन उन्हें किंग बनना कंटिन्यू रखा गया. However, he continued to remain. She continued to remain the king of to remain. अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एक्ट ऑफ यूनियन में उनकी क्या रोल था, वो क्यों साइन करवाती, पार्लियामेंट ही कराती. रिमेन द क्वीन, ऐसा रहा. अब अगला कब एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ चेक करो, इन 1707. इस पर 4-5 लाइनें ही लिखनी है. इन 1707 that is an act of union. Act of union was signed between Scotland and और किसके बीच में हुआ, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड. The combined territory was called as यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. इसे क्या कहा गया था, ग्रेट ब्रिटेन. अब इसे ही कहा गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. पूरा तब भी यही कहा जाता था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. और उस चित्र में देखा था तो वो तो दो को सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन ही बोल रहा था. बुक में क्या लिखा है देखो जरा, कहीं दोनों की बात, ये क्योंकि बुक का ही पढ़ता है, बुक का ही नोट लिखता है. यही लिखा है, इसके में लिखे में गड़बड़ी नहीं होती है. ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है. दिस इंक्लूडेड वेल्स रीजन. इसमें और अब किसे इंक्लूड कर लिया गया बोलो. आयरलैंड में क्या था कि दो तरह के लोग रहते थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट. कैथोलिक मेजॉरिटी में, देखो, इट ऑल्सो एनेक्स्ड, हथियार लिया, वेल्श रीजन. लेकिन इसने आयरलैंड पे कैप्चर कैसे किया. हाउएवर इन इट्स नेबरहुड क्या था, देयर वाज आयरलैंड, देयर वाज आयरलैंड हैविंग मेजॉरिटी ऑफ, दोनों ही क्रिश्चियन होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट इन माइनॉरिटी. प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी में थे. तो ब्रिटेन सपोर्टेड माइनॉरिटी ग्रुप. मेजॉरिटी बाहर से कभी सपोर्ट नहीं लेती है,
क्या हिंदू यहाँ भी कभी सपोर्ट लेंगे? लेकिन मुस्लिम लेते रहेंगे, उनसे कहेगा तुम्हें खतरा है, ये है वो है, तो वो लेंगे। हर देश में यही होता है। माइनॉरिटी, ठीक है, विद वेपन्स। अल्टीमेटली सिविल वार स्टार्टेड। अल्टीमेटली civil war started in Ireland, ठीक है। So Ireland became weaker and England annexed Ireland. जब सेना अंदर ही रहेगी तो बाहर से क्या होगा? weaker, and it was included in United Kingdom of Great Britain. अब की जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें स्कॉटलैंड ने अपना अलग प्रदर्शन किया, अपना झंडा उसी बैक पाइपर वाली ड्रेस में बैठाया और उसने विरोध किया। अभी वो विरोध कर रहे हैं पिछले 10 साल से, हमें अलग करो, तुम लोग हमारी बेइज्जती करते हो। समझ आया? तो देखो, इन कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड अपोजिंग इंग्लैंड, In Commonwealth Games is Scotland opposing England. हम लोगों ने तो देखा था पिछला कॉमनवेल्थ ये कैसे झंडा लेके चल रहे थे, तो बट अगर दिखाए तो गाना वाना गा के अपना सब मिल सकता है, बट यहाँ तो नहीं दिखाया गया है, ठीक है। सो इन कॉमनवेल्थ गेम स्कॉटिश पीपल मार्च्ड देयर सेपरेट प्रोसेशन। In Commonwealth Games, Scottish people march their separate procession. ये अभी भी देखो, अभी भी ऐसा कर रहे हैं। 2 महीने पहले ये चाहते हैं कि ये क्या हो जाए, देखो उन्हीं का ही झंडा है, स्कॉटलैंड का ही तो झंडा है, तो क्या ये अलग होना चाहते हैं? तो हाँ, ये वहां से बार बार कहते हैं, बार बार अपनी बैक पाइपर बजाते हैं। देखो आगे जो खड़े लोग हैं, क्या तुम्हें वो बैक पाइपर बजाते हुए दिख रहे हैं? दे वॉन्ट टू गेट सेपरेटेड। बस सीधी सी बात तुम ये समझ लो, ठीक है। कभी ऐसे प्रदर्शन देखो तो याद आनी चाहिए कि ये हो रहा है वहाँ। अब आगे देखो, में थे, प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी में थे। ये दोनों ग्रुप्स के बीच में हमेशा टेंशन बना रहता था, तो इंग्लैंड इसी बात का फायदा उठाता है और प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करने लगता है ताकि वो इनको डोमिनेट कर सके। इसके विरोध में कई सारे कैथोलिक्स इसका अपोज करते हैं। इनफैक्ट एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वोल्फटॉन, इन्होंने 1778 में इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट भी किया पर इन्हें दबा दिया गया और फाइनली 1801 में आयरलैंड को भी फोर्सफुली ब्रिटेन के कंट्रोल में ले लिया जाता है और एक नया ब्रिटिश नेशन बनता है जिसमें ब्रिटिश फ्लैग था, नेशनल एंथम था, इंग्लिश लैंग्वेज थी और इन सबको प्रमोट किया जाने लगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विजुअलाइजिंग द नेशन। 18th एंड 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट होते थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना नेशंस को विजुअलाइज की। ये हम कह सकते हैं कि 1707 से 1801 में काम हुआ, बड़ा पीरियड है। अब देखो, अब इनकी बारी आती है 18th एंड 19th सेंचुरी। हेडिंग है तुम्हारे में कहीं, एट्रीब्यूट, ठीक है। ये बहुत सारे सिंबल्स अगले पेज में दिखाए हैं कि मीनिंग है, यहाँ तक तो हो गया। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन तक तो हो गया, आयरलैंड भी हो गया। विजुअलाइजिंग द नेशन, यहाँ की बात है। तो ये कौन सा हेडिंग है? 5th इसका स्ट्रेंजा। 5th पढ़ो तो क्या लिखा? विजुअलाइजिंग
द नेशन। अब जब नेशन बन गए, सारे नेशन बन चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है, तो क्या अब उसको महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए? इट शुड बी कमेमोरेटेड, उसको ग्रेसफुली हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बहुत सारी अलीगरी बननी चाहिए। तो जर्मन ने जर्मेनिया बना दी अपनी, फ्रांस ने कौन सी मैरी एनी बना दी, इंडिया ने बाद भारत माता बना दी, कि हर देश का अपना एक रूप होना चाहिए। हमारे आविंद्रनाथ ने ये चित्र बनाया भारत माता का, तो इन्होंने भी अपना अपना बनाया। इनके सब आर्टिस्ट थे, तो आर्टिस्ट ने क्या किया कि हम अपने नेशन को ग्रेस के साथ किया रखें। जाए, मतलब नेशंस को रूप दिया जाए, उनका पर्सोनिफिकेशन किया जाए। फॉर एग्जांपल, इसे अगर हम अपने देश के साथ रिलेट करें तो हमारी इंडिया पर्सोनिफिकेशन का मतलब मानवीकरण या वैयक्तिकरण, उनको व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाए। जैसे भारत में भारत माता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? भारत माता से। और क्यों किया जाता है? ताकि हम जब भी भारत माता को देखें तो हमारे अंदर नेशनल सेंटीमेंट्स जागे, मतलब देशभक्ति की भावना पैदा हो, और हम सबको ये लगे कि हम सब एक हैं और भारत माता हम सबकी माता है। ठीक इसी तरीके से जो यूरोप के अलग अलग आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी अपने अपने नेशंस को रूप देना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग फीमेल फिगर्स के थ्रू, जिन्हें एलोगोरीज बोला जाता है, ताकि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स जागे जब भी वो इन एलोगोरीज को देखें। जैसे कि फ्रांस की एलोगोरी बनाई गई थी मैरियन, और जर्मनी की एलोगोरी बनाई गई थी जर्मेनिया। तो इस तरीके से नेशंस को विजुअलाइज किया गया। लास्ट टॉपिक है हमारा नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। दोस्तों, 19वीं सेंचुरी के एंड तक जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट होने लगती। अब देखो, यानी हम ये देख सकते हैं कि 1707 में 1870 तक तो सब कुछ हो गया था, लेकिन अब नेशनलिज्म तक तो ठीक था, लेकिन ये लोग अब अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिए। कोई 1850 में बना रहा है, उनको लालच आ गया कि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो हमको बहुत सारा कॉटन चाहिए, 2 रुपए का कॉटन लेंगे, 200 की शर्ट बेचेंगे। स्पिनिंग जेनी बन गई थी, जो खटाखट शर्ट निकालती थी, कॉटन डालो 1000 धागे बुन देती, चरखा खत्म हो गया। तो अब अगला टॉपिक क्या है, देखो जरा, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। विजुअलाइजिंग द नेशन में तुम्हें ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। नाउ नेशन वाज सिंबलाइज्ड, nation was symbolized as allegory। ज्यादातर फीमेल एलिगरीज से ही हुआ। एग्जाम्पल, दैट इज मैरी एनी फॉर फ्रांस एंड जर्मेनिया फॉर जर्मनी। और अगर कभी जर्मन संकट में होता था तो वो दिखाते थे जर्मेनिया कैसे रो रही है जमीन पर पड़ी हुई। तुम्हें दिखा बुक में? ऐसे दिखाते थे, देखो, एक दैट इज फॉलन जर्मेनिया 1850 में दिखाएंगे। हाँ, तब यूनिफाइड नहीं था जर्मनी, क्योंकि 1870 तक हुआ यूनिफाइड। फॉलन जर्मेनिया देखा तुमने? जमीन पर गिरी, कौन से पेज पे है, इनको भी बता देते भी देखें। नंबर बताओ, देखो जैसे बता रहे हो, देखा? तो मतलब अलग अलग हैं सिंबल्स, और उसी के ऊपर और सिंबल्स हैं कि वो बैतूल, दैट इज ओलिव लीव से उसने मुकुट पहन रखा है, ओलिव लीव पर, ठीक है। बैतूल की पत्तियों का उसने मुकुट पहन रखा है। उसकी तलवार में लिखा है कि मैं रानीगंज की रक्षा करती हूँ, लेकिन सब तलवार गिरी पड़ी। तो बड़ी संकट में रही होगी जर्मन में 1850 में, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखें, ये तो महिमा मंडन करना हो गया, दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ये तुम्हारा छठा टॉपिक है। तो क्या नेशनलिज्म ज्यादा देर तक नहीं रहा और फिर इंपीरियलिज्म का क्या मतलब है कि that is in the last quarter of 19th century, in last quarter of 19th century, इसका मतलब क्या हुआ? 1875 से 1899,
लास्ट क्वार्टर। इसमें क्या चीज हुई? दैट इज द आइडियल विजन ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स नाउ बिकम नैरो माइंडेड, डिटीरियोरेटेड। ऐसा हो गया। द आइडियलिस्टिक व्यू, बुक में लिखा हुआ है सब, व्यू ऑफ नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म फेडेड। एट दैट टाइम बहुत सारे देश, सिटीज थे जो अफ्रीका के ऊपर थे। जैसे ये देखो, इटली तुमने देखा, और इटली के बाद ग्रीस तो आज़ाद हो चुका था, और ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में ये था, ये इंडिया, ये सब ऑटोमन एम्पायर के अंडर में। तो जो कुछ रीजन इसमें थे यहाँ पे, ये ऐसे बहुत सारे। ग्रीस तो आजाद हो चुका है, ये ग्रीस, सही है। अच्छा, उस समय ऐसे पहाड़ थे, और बहुत सारे पहाड़ थे, और उनके बीच में जगह थी। एक जगह का व्यक्ति दूसरी जगह जा नहीं पाता था, मतलब अनएक्सेसिबल जगह थी ऐसे। यहाँ लोग रहते थे, यहाँ पे लोग रहते थे। तो कोई इसमें मैकेडोनिया था, कोई कुछ था, सर्बिया भी था। तुम्हें मालूम है इसके ऊपर एक ऑस्ट्रिया सर्बिया भी था, यहाँ सर्बिया था, सही है। अब हम 1914 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो इनके बीच में झगड़ा होगा, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार करा देगा। और हमने देखा था कि कांग्रेस की जो वियना की ट्रीटी थी, उसने 100 साल तक युद्ध रोके रखा, लेकिन अब वो समय आ गया है कि युद्ध करना। तो नेशनलिज्म फेडेड, क्या हुआ बताइए जरा। नाउ दीज ग्रुप्स, डिफरेंट नेशंस वर रेडी टू फाइट वॉर to annex more territory. ऐसा हो, different nations now ready to fight war, to annex more territory. कहाँ पर आशना? इन बाल्कन स्टेट्स। इन सब स्टेट्स को क्या कहते थे? बाल्कन स्टेट्स। विच वर, ये सभी स्टेट्स की जो मैं बात कर रहा हूं, ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे, उस्मानिया सल्तनत एम्पायर के अंडर में थे। और मैंने बता दिया कि जैसा इन्होंने बताया कि वहां का जो लास्ट सुल्तान था, उसका क्या नाम था? सुलेमान। उसके मरने के बाद तो कमजोर हो गई, सब में खलीफा के लिए लड़ाई झगड़ा होने लगा था। तो इनको मौका मिल गया, क्यों ना हम इसको हथियार लें। भाई राजा कमजोर हो गया, जैसे ग्रीस ने इंडिपेंडेंस पा लिया उसने तो कितने 1832 पाया था कि 1832 पा लिया था। अब लेकिन इनकी भी अब है कि हमें भी पाना है, तो हम टाइम लाइन बता देंगे। टाइम लाइन तो लिखी ही है। सो सच टेंशन, ये हो गया। ये कब होगा? इन 1871 द पीपल ऑफ बाल्कन states were called Slavs। स्लेव नहीं, स्लाव कहता है ना। And this territory was under Ottoman Empire. This territory was under Ottoman Empire. The Ottoman Empire, या Turkish Empire, now became weak. अब वो weak हो चला था। And there was civil war, या clashes for the position, religious top most position, खलीफा के लिए झगड़ा होने लगा।
ऑटोमन 600 साल चला था ये एम्पायर. हाउएवर एट दैट टाइम, ये भी क्वेश्चन बुक का है, इट बिकेम वीक. सुलेमान की मृत्यु हो चुकी थी. बिकेम वीक and there were frequent clashes. For position of Khalifa, religious है. These Slav nations या Balkan states were, these Balkan states were, कौन कौन से थे जरा देखो. रोमानिया, बुल्गारिया, अब सब देश बन चुके हैं. अब नक्शा देखोगे तो सब अलग अलग हैं. रोमानिया, बुल्गारिया, मैकेडोनिया, सर्बिया. सर्बिया भी अलग हो गया. सर्बिया नहीं तो लड़ाई करवाई है सारी. क्रोएशिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना. अब पहले ये दोनों अलग हुए, फिर बाद में अब ये भी अलग अलग हो गए. हर्जेगोविना, ये सारे कंट्रीज थे. स्लोवेनिया एंड मॉन्टेनेग्रो. ठीक है. मैकेडोनिया में एक सी है और स्लोवेनिया. बहुत सारे अभी हैं भी नहीं देश. स्लोवेनिया एंड मॉन्टेनेग्रो. This area was mountainous and have difficult terrain. वहाँ की जो टोपोग्राफी थी या रिलीफ पैटर्न था वो बड़ा कठिन था. This area was mountainous and has difficult terrain. तो ये स्थिति अच्छी नहीं थी, उनका डिफिकल्ट टेरेन था. तो अच्छा और भी हुआ, जैसे नेशन तुमने बना लिया और फिर तुम पूरे विश्व में कब्जा करना चाहते हो. जैसे देखो वो ब्रिटानिया सरकार. अब तुम नेशन तो तुम्हारी आत्मा होती है. अगले पेज पे चित्र देखो. ब्रिटानिया की सरकार दिखाया जा रहा है कि मैं ही पूरा दुनिया में राज करता हूँ वर्ल्ड में. और लिखा है ऊपर फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, फेडरेशन. तुमने किसको फ्रीडम दे दी? सबको तो स्लेव बना कर रखा. सबसे ऊपर लाइन पढ़ो. फ्रीडम, फ्रेटर्निटी एंड फेडरेशन. फ्रीडम, फ्रेटर्निटी एंड फेडरेशन. पूरे दुनिया में ब्रिटानिया की हुकूमत है और राजा बैठा हुआ गद्दी पे. ये कोई बात होती है? भारत में 1707 से 1947 इन्होंने शासन किया. ये ब्रिटिश रूल था. तो तुम जब नेशन बन गए थे, कितने में बन गए थे? लास्ट में कितने तक यूनिफाइड हुआ जरा चेक करके बताओ. वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन 1801 के बाद तुम यहाँ पे तब भी हमला किए जा रहे हो, नए नए वो करते. ये इम्पीरियलिज्म नहीं है. इम्पीरियलिज्म का मतलब राजशाही. इम्पीरियलिज्म एक अरिस्टोक्रेसी अलग होती है. इम्पीरियल शाही शानों से. राजा ही शासन करेगा, इसको कहते हैं राजशाही. सही है. तो ये सारी चीज हो गई. अब क्या हुआ बताओ. जब ये बाल्कन स्टेट हो गया तो इन्होंने दे अनाउंस्ड वन बाय वन. ये दीज टेरिटरीज ने क्या किया? दीज territories announced one by one as independent states. खुद को उन्होंने कहा भाई हम
इंडिपेंडेंट है states. However, it was not very easy because European countries also wanted to annex it. So there were frequent clashes and wars during this period. वो कहते थे हम नेशन बनने नहीं देंगे, हमें कब्जा चाहिए, ठीक है. However, this was not very easy as each country या each territory wanted to annex more and more region. क्रोएशिया बोस्निया को चाहता था, रोमानिया बुल्गारिया को चाहता था. तो ऐसे में सब जब दूसरे को चाहेंगे, लालची बन जाएंगे, तो कैसे बनेगा? As each जो state wanted to annex more territory, on other side, European nations were also eyeing on them with greedy eyes. Also wanted control over these regions. So there were series of long wars and bloodbaths. So there were series of long wars and bloodbath. इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? On other hand, Britain and France started to make colonies. Britain, France, Spain, Dutch, Netherlands, ये चारों मुख्य हैं. On other hand, Britain, France, स्पेन, स्पेनिश तो पूरा उसने साउथ अमेरिका ही कब्जा कर रखा है, लैटिन अमेरिका बोलता है उसको. स्पेन एंड नीदरलैंड, नीदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं. नीदरलैंड, इसको डच कहते हैं, ठीक है. Started making colonies throughout world. उन्होंने अपनी कॉलोनी बना दी. इनको पिग ऑफ वर्ल्ड कहते हैं. ये स्पेनिश को क्या बोलते हैं? ये खाने के बहुत शौकीन होते हैं. जब ये पार्टी में जाते हैं ना, तो इनके वहाँ वॉमिटिंग स्पॉट्स होते हैं. ये खा के उंगली डाल के उल्टी करते हैं, कहते हैं फिर खाया, मैं 6 बार उल्टी की. अगर ये डाइनिंग टेबल पे भी उल्टी कर देते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है. ये खाते और उलटते हैं बार. तो ऐसा तो पिग ही करते होंगे. आगे देखो. One such peculiar case was of Serbia. एक इसमें से कौन सा केस डिफरेंट है? Which led to First World War. One such peculiar case. सर्बिया का नाम आ रहा है ना इसमें. So one such case was of Serbia. Serbia was, मैं दिखा देता हूं कि अगर ये यूरोप है तो, और ये इटली हो गया,
ये ग्रीस हो गया। तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रिया है, ये देखो ये ऑस्ट्रिया, ये हंगरी और ये सर्बिया। ऑस्ट्रिया हंगरी को अभी एक मानो, बाद में हंगरी आ जाती। तो ऑस्ट्रियन हंगरी के जो हैब्सबर्ग एम्पायर के राजा थे, उनका बेटा सर्बिया में रिक्शे में बैठ के बोला मेरी शादी है, चलो तुमको सर्बिया घूमो। तो जरा देखो, तो एट दैट टाइम सर्बिया वाज एनेक्स्ड बाय, किसके द्वारा एनेक्ट हो गया था? ऑस्ट्रियन हंगरी हैब्सबर्ग एम्पायर। समझ में आ गई बात? ऑस्ट्रिया हंगरी ने जबरदस्ती, सर्बिया वाज फाइटिंग फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, सर्बिया को आज़ादी चाहिए थी, भाई सब आज़ाद हो रहे हैं, वहाँ मॉन्टेनेग्रो आज़ाद हो रहा है, मैकेडोनिया हो रहा है, अल्बानिया हो रहा है, स्लोवानिया हो रहा है, बोस्निया हर्जेगोविना हो रहा है, सबको आज़ादी मिल रही है और मुझे ही न मिले, तो क्या ये ठीक है? क्या हम भी आज़ादी चाहते? सर्बिया वाज फाइटिंग वार फॉर इट्स इंडिपेंडेंस। अब देखो फर्डिनेंड ड्यूक in 1914, that is Ferdinand Duke, the Prince of Habsburg Empire, Prince of Habsburg, इसमें डाल दो वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार वन की बात करें। और वो वर्ल्ड वार वन कब से कब तक हुआ था? इसका रीजन दिखाने की कोशिश की गई कि बाल्कन स्टेट का क्या था, क्यों ऐसा। प्रिंस ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर, प्रिंस था वो राजकुमार था, भी राजा थोड़ी बना था। अलॉन्ग विद प्रिंसेस, ठीक है, हैड गॉन टू विजिट सर्बिया। ये देखो, तो ऐसी स्थिति में जब वो सर्बिया में जाएगा तो प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया शॉट डेड इन सर्बिया। तो वीडियो Prince of Austria shot dead in Serbia. नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं, चलो इसको उसमें देख। फर्डिनेंड ड्यूक was shot dead in Serbia. ये देखो, बताओ कि राजा रानी बैठे हैं और उस पर गोली चला दी। देखा तुम्हें, रानी के पेट में गोली लगी है और राजा के सीने में गोली लग गई, और चारों तरफ देखो वो सर्बिया के लोग बंदूक लिए खड़े हैं, कोई रिवाल्वर लिए खड़ा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या बात बिगड़ नहीं जाएगी? तो ये देखो कि अब ऐसे दिखाया गया कि ये फिर इनकी हत्या हो गई। ये देखो मर ही गए दोनों, ये देखो राजा भी मर गया, रानी भी मर गई ना। अच्छा, सर्बिया किसके अंडर में था? ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर, इसकी वजह से हैब्सबर्ग एम्पायर नाउ स्टार्टेड इस रिगरस रिप्रेशन इन सर्बिया। बोला अब तो सबको कुचल डालूंगा, मेरे बेटे को मार डालूंगा। सही है। ड्यू टू दिस ये किंग ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, किंग ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी
started rigorous repression, दमन शुरू कर दिया in सर्बिया। समझ में आ गई बात? अब जरा देखो, जब सर्बिया में ऐसा हो गया तो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, बोला हमारे सर्बिया को ऐसे क्यों कर दिया, भले वो वीक हो। तो who were allied nation in World War I and who were Axis nation? जरा ये देखो, तो यहां पर क्या क्या हुआ, दैट इज आर्कड्यूक फर्डिनेंड, नाम क्या दिखाया गया है, फर्डिनैंड लिखो, ड्यूक फर्डिनैंड, NAND लिखो, सही है। तो इसमें फिर क्या हुआ, जरा देखिए कि इसकी हत्या हो गई, तो हु वाज असैसिनेटेड, तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या हो गया कि मेजर अलाइड पावर और अलाइड नेशंस कौन कौन से थे और इनकी तरफ से कौन कौन लड़ा ना, कि दो अलग अलग नेशंस थे, उनको समझो कि ब्रिटिश, फ्रांस, रशिया और बाद में यूएसए, ये अलाइड पावर थे। अलाइड पावर कौन कौन सी थी, ब्रिटिश, ब्रिटेन, फ्रांस, 1914 तक तो ग्रेट ब्रिटेन हो गया यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, रशिया और यूएसए। रशिया 1914 से 17 तक लड़ा और ये एंटर्ड इन वार 1918 में, 6 महीने के लिए आया और सब जीत जात के चला गया। ये सब अच्छा, 17 तक वार चला था, तुमने व्लादिमीर लेनिन का सुना होगा, व्लादिमीर लेनिन ने कहा हमें युद्ध नहीं चाहिए, हट गया, तो ये आ गया। और दूसरी सेंट्रल पावर कौन थी, तो सेंट्रल पावर में भी देख लें, वैसे इन्होंने नाम दिया है, Who were central power in World War I? देखिए सेंट्रल पावर में कौन कौन सी थी, दैट इज जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, ये एक हो गए, और बुल्गारिया, बुल्गारिया को धोखे से किया, यही था बुल्गारिया, अभी बुल्गारिया लिखा तो है, तो बुल्गारिया कौन कौन एक हो गए बोलो, दैट इज ये जो थे ये सब सर्बिया के लिए लड़ रहे, फॉर सर्बिया, तो तुम सर्बिया भी लिख दो भाई, सर्बिया भी तो रहेगा, ठीक है। और किसने दमन किया बोलो, धुरी शक्तियां, एक्सिस पावर, गलत करने वाले को कहते हैं इन्हीं की वजह से युद्ध हुआ, ये सेंट्रल है, ये क्रेडल है, ये ना होते तो युद्ध होता, सब उन्हीं को मारने लगते हैं, जैसे पूरा रिम क्रेडल को मारने लग जाए, प्रेशर लगाता है। तो पहला था ऑस्ट्रिया हंगरी, क्योंकि उसने हंगरी, तुम्हारे राजा की हत्या हुई तो क्या तुम सारे लोगों को मार डालोगे, और दूसरा इसका साथ दिया ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर ने साथ दिया, जो भी रीजन हुआ, ऐसा लगता है जैसे ये चाहता था लेकिन ये इनके साथ था। इनके बीच में ट्राईपार्टाइट संधि हुई थी, गुप्त संधियां, कि तुम पे कोई मारेगा तो हम मार देंगे, मालूम किसी को नहीं था, और किसी किसी पे डाईपार्टाइट संधि हुई थी कि कोई अगर, जैसे ही इनका एक बम इंग्लैंड पे गिरा, ये ब्रिटेन पे, तो इन्होंने, ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ संधि कर रखी थी, तुम पे बम कोई गिराएगा तो मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। इन्होंने इस पे बम गिराया, इन्होंने इस पे बम गिरा दिया, इन्होंने इस पे बम गिराया सर्बिया पे, और सर्बिया ने रशिया के साथ, ये पूरा रशिया है, रशिया इस पे बम गिराया तो इसने इस पे बम गिरा दिया, पता ही नहीं कहां से बम आ रहा है, मार कहीं नहीं, आ कहीं से रहा है, क्योंकि इनमें त्रिपक्षीय संधियां हो रखी थी,
तुम्हें कोई मारेगा तो हम तुम्हें मारेंगे। और वहीं ऑटोमन ने भी बोल दिया था हाँ ठीक रहेगा, चुपचाप गुप्त संधियां कर रखी। तो जहां दो नेशन के बीच की चीजें पूरे विश्व में फैल गई, ठीक है, तो दैट इज ऑटोमन एम्पायर। और तीसरा कौन था बोलो, ये देखो जर्मन का तो कोई काम ही नहीं था। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर रखी, बोला तुम पे कोई बम मारेगा, अच्छा तुम पे रशिया ने मारा, हम रशिया बम मार देंगे। ये कोई बात होती है? तो जर्मनी था इनके साथ। जर्मनी, लोगों ने कहा जर्मनी से तुम ही कल्प्रिट हो, तुमको कूदने की क्या जरूरत, इतने शक्तिशाली नेशन कूद गए, तुम्हारी वजह से हुआ। और जब जर्मन कूदा, जब इनके साथ जर्मन ने रशिया पे किया तो रशिया को कूदना पड़ा। फिर इसी तरीके से जर्मनी ने ही इस पे भी मार दिया, इस पे ये बोला ये मार, हम भी मार देंगे इसको। तो सारा ब्लेम किस पे लगाया गया बोलो, दैट इज जर्मनी पे। और जो जर्मनी की नेशनल असेंबली थी उसको दोषी ठहराया गया और बोला गया तुम पे अगले 90 साल तक का वार रिपेरेशन देना पड़ेगा, तुम 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रख सकते। बहुत ह्यूमिलिएट किया, सारी टेरिटरी वापस करो, ये करो वो करो, और अपने 80% कोल के क्षेत्र वापस करो, फ्रांस लेगा तुम्हारा पूरा। और आयरन तो उसने कहा हमारा कोल और आयरन ले लोगे तो मैं वार रिपेरेशन कैसे दूंगा। समझ में आई बात कि नहीं। अब जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, लोग बैलगाड़ी में पैसा ले जाते थे, चाय लेके आते, बैलगाड़ी भर के पैसा ले जाओगे तो चाय मिलेगी। वहां इतनी बेकारी आ गई। इसके बाद जब इतना ज्यादा वहां पे किया गया तो इसके ऊपर इतना इम्पोज, सिर्फ सारी चीजों का तुम जर्मनी पे कैसे लगा रहे हो, और भी तो देश लड़ रहे हैं, ये लोग जीत गए सारे। और जर्मनी को बोला तुम ही सबसे शक्तिशाली हो, सुलेमान तो मर गया, दे नहीं पाएगा। अच्छा, ऑस्ट्रिया हंगरी वहाँ राजा राज कर रहा है, तुम बन गए हो वो, तुम तो अब डेमोक्रेसी हो, तुमको पीस देंगे। लेकिन इसका बदला फिर हिटलर ने लिया। वो शुरू से ही ये सब को अन्याय समझता था। उसने लोगों को प्रेरित किया कि तुमने ऐसा, तुम्हारे साथ ये हुआ, चलो उठो अब हम इसका विरोध करते हैं। उसने अपनी सेना 1 लाख से बढ़ा के 18 लाख कर दी, इतने शिप बनाए और सबको ऐसा मजा चखाया कि हालत गीली पीली हो गई सारी। सब पे आक्रमण कर दिया हिटलर ने, कोई हिटलर से जीत नहीं सकता था उस समय, ये हालत थी। उसने 75 जहाज भेज दिए। ये कब की बात थी, सेकंड वर्ल्ड वार। अब सेकंड वर्ल्ड वार आई, उसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वार हो गया। सेकंड वर्ल्ड वार में उसने 90 लाख ज्यूस को मार डाला। जब वहां लोग पहुंचे तो देखा ज्यूस की ऐसी हालत है। फिर एलाइड पावर्स को याद आया, नहीं इस बार जर्मनी पे कुछ मत लगाओ, चुपचाप सबको छोड़ दो, नहीं तो फिर जर्मनी कुछ करेगा। अगर किसी पे ज्यादा तुम वो लगाओगे अत्याचार तो उसका वो बदला लेगा और थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा। उसको सिंपली छोड़ देगा, जाओ तुम्हें माफ। वो बात समझ में आई। तो हमारा कहने का मतलब है जर्मन एम्पायर था, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर था और बुल्गारिया। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेशन इन सर्बिया, इट स्टार्टेड फर्स्ट वर्ल्ड वार। ज्यादा लिखना ही नहीं है क्योंकि हमारे चैप्टर ही नहीं, बस मैं कहानी के लिए बता दिया। इट स्टार्टेड फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये इमीडिएट कॉज था फर्स्ट वर्ल्ड वार का। इतना ही रखो। और कुछ बच गया क्या इस चैप्टर में? खत्म ही हो गया चैप्टर, ही पूरा हो गया। अच्छा, कल इसके